नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपील्स, एप्लीकेशन और कंप्लेंट्स की। बार बार दर्शकों के कमेंट्स आते हैं कि अपील के बारे में बताइए कि अपील कैसे फ़ाइल किया जाए, ARGC में अपील कब फाइल की जाती है, कैसे फाइल की जाती है। तो अपील्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अपील्स कई जगह फाइल्स होती है। जैसे आपकी पात्रता की अपील है, 38 की अपील्स हैं। उसके बाद आपके 13(2) की अपील्स हैं। फिर आपके जो ग्रीवेंसेस है उसके लिए अपील है, RTI की अपील्स है। तो हम पहले बात करते हैं पात्रता की। पात्रता में जब आपने जोड़ पत्र 3 और 4 भर के सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में दर्ज किया, डिस्पैच किया, अब वहाँ से यदि आपको लेटर आते हैं कि भाई आपका जो मैटर है आप 35 में अपील फाइल कर सकते हैं, तो आप स्लम एक्ट के सेक्शन 35 में एडिशनल कलेक्टर के पास जो अपील अथॉरिटी है, जो भी एडिशनल कलेक्टर है, जैसे मुंबई सिटी की अलग है, उत्तर ये सबर्बन की अलग है, फिर चेंबूर साइड में भी हैं, ऐसे 3 या 4 अपील अथॉरिटी हैं। आप उनके यहाँ पे अपील फाइल कर सकते हैं। अब अपील फाइल करने के लिए आपको अपील फॉर्मेट की जरूरत पड़ेगी। तो अपील फॉर्मेट इनके कार्यालय में होते हैं। आप वहाँ पे जाके अपील के फॉर्मेट की कॉपी ले सकते हैं, जिससे आपको सुविधा होगी कि मात्र उसको भरना है, उसकी स्टैम्प ड्यूटी जो है, स्टैम्प ड्यूटी लगाना है और वहाँ पुटअप करना है। पुटअप करने के बाद आपके पास सम्मन्स आएंगे, उसके अंदर आपको हियरिंग दी जाएगी। आपका क्या कहना है वो वहाँ पे रोजनामा बनेगा, उसके आधार पे ऑर्डर पास होंगे। यदि 35 में आपकी अपील मान्य की जाती है, मतलब पार्टली अलाउड होगी, पार्टली मान्य की जाती है, अंशतः मान्य की जाती है, तो वो वापस सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा रिमांड बैक करके कि भाई इनकी जो है डॉक्यूमेंट्स है वो डेटम लाइन के पहले की दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके पात्रता निश्चित करें। या अदर किसी विषय में अगर आपने फाइल किया है तो आपको वहाँ पे ये चीज़ होगी। यदि आपके विरुद्ध आती है तो आप GRC में यानी ओल्ड कस्टम में आप अपील फाइल करेंगे। वहाँ की स्टैम्प ड्यूटीज अलग है, उसके बारे में वहाँ के अपील के फॉर्मेट्स हैं, वो फॉर्मेट्स भी आप वहाँ से ले सकते हैं और उसके इस बिहाफ पे आप अपील फाइल कर सकते हैं, आपको वो सुविधा होगी। अब उसके बाद आपके पास है रिट पिटीशन हाई कोर्ट। यदि आपको वहाँ पे भी आपके अगेंस्ट में अपील जाती है तो आप हाई कोर्ट फाइल कर सकते हैं। तो ये पात्रता के विषय में हो गया। अब पात्रता के विषय में मैंने रेमेडी बता दी आपके सक्षम प्राधिकारी से, भाई 35 अपील अथॉरिटी से GRC से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। तो जो ये रास्ते हैं वो मैंने बताया कैसे और क्या करना है। अब ये पात्रता का विषय हो गया। अब उसके 33 38 में सक्षम प्राधिकारी डिप्टी कलेक्टर SRE जब आपको नोटिस देंगे, वो नोटिस में आपको हियरिंग दी जाएगी। वो भी एक प्रकार की अपील है। वहाँ पे आपको जो भी कहना है, या तो आप आर्ग्यूमेंट करिए या रिटर्न सबमिशन फाइल कीजिए। वो 38 में आपके फेवर में तो ऑर्डर्स आने वाले नहीं हैं, ये तो ना के बराबर है। तो आपको उसके आगे अगर अपील करना है तो AGRC में जाना है। AGRC के बाद GRC है, GRC के बाद हाई कोर्ट है। तो इस प्रकार के वहाँ पे अपील फाइल करने पड़ेंगे। और 38 में अपील के कोई फॉर्मेट्स नहीं है, ये पहले आप मान लीजिए, वहाँ पे कोई फॉर्मेट्स नहीं है। आप एक जो भी रिटर्न स्टेटमेंट बनाएंगे, वो रिटर्न स्टेटमेंट उनके कार्यालय के नाम के एड्रेस पे आपका नाम आएगा। उसके बाद विरुद्ध कितने लोग हैं, डेवलपर्स हैं, सोसाइटी है, उनके विरुद्ध आप डालेंगे। AGRC में जाएंगे तो पहला कंपिटेंट अथॉरिटी, फिर उसके बाद सोसाइटी, डेवलपर, फिर सोसाइटी। तो ये हिसाब से आपको वहाँ पे पार्टियाँ बनानी पड़ेगी और आप वहाँ पे फाइट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपके फेवर में नहीं आता तो आप
जीआरसी जा सकते हैं, जीआरसी के बाद आपके पास हाई कोर्ट्स हैं। अब यहाँ पे बातचीत हो गई 38 की और पात्रता के विषय में। अब हम बात करते हैं कि भाई किस अधिकारी के ऑर्डर्स के बाद आपको कहाँ जाना है। अब यहाँ पे कुछ अधिकार, कुछ ऑर्डर्स सीओ एसआरए पास करते हैं तो कुछ ऑर्डर्स सेक्रेटरी एसआरए पात्र करते हैं। अब सेक्रेटरी एसआरए अगर ऑर्डर्स पास करते हैं तो आपको जीआरसी में अपील फाइल करना है, और यदि सीओ एसआरए कोई भी ऑर्डर्स पास करते हैं तो आपको एजीआरसी में अपील फाइल करना है। जैसे 13(2) हो गया, 13(2) में अगर कोई भी आपको लगता है आपके खिलाफ ऑर्डर्स है तो आप एजीआरसी में अपील फाइल करेंगे। उसी तरह अब आरटीआई में आ जाइए। आरटीआई के अंदर में जब आप अपील, पहले एप्लीकेशन डालेंगे, पहला आरटीआई का एप्लीकेशन है सेक्शन 3 के अंदर में। जब आप एप्लीकेशन डालेंगे उसके बाद अगर अपने जन सूचना अधिकारी आपको कोई भी सूचना न दे, 30 दिन के अंदर कोई भी सूचना दे, तो 30 दिन के बाद आप तुरंत अपील फाइल कीजिए पहले प्रथम अपीली अधिकारी के पास, जो कि उनके डिपार्टमेंट, उनके हायर अथॉरिटी होंगे। यदि आपको डेजिग्नेशन नहीं मालूम है, आप उसके ऊपर डालिए आप अपीली अधिकारी, और जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट का डालिए। जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एचवेस वार्ड, इनका कार्यालय, वो अपील प्रॉपर उनके पास चला जाएगा। उस अपील पे अगर 45 दिन के अंदर अपील अथॉरिटी ने अपील नहीं दिया, आपको हियरिंग नहीं दिया, तो 45 दिन के बाद आप एसआईसी के पास अपील फाइल कर सकते हैं। सेकेंड अपील, फर्स्ट अपील जाएगा आपका सेक्शन 19(1) में, सेकेंड अपील जाएगा आपका 19(3) में, सेक्शन 19 सबसेक्शन 3 में। वहाँ पे अगर आपके पास आपको ऑर्डर्स दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी जन सूचना अधिकारी ने आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया, कोई भी इंफॉर्मेशन सूचना नहीं दी, तो आप आरटीआई के सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 के आधार पे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं एसआईसी के अंदर कि भाई आपके आदेश की अवहेलना की गई है और ये अधिकारी ने मुझे कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई। उसके ऊपर वहाँ भी हियरिंग होगी या तो वहाँ से ऑर्डर्स निकलेंगे, और उस ऑर्डर्स के बाद उस ऑफिसर को पेनल्टी भी लग सकती है। आप वहाँ पे अपना कंपेंसेशन भी मांग सकते हैं कि भाई मेरा इतना खर्चा हुआ तो अधिकारी मेरे खर्चे भर के दे। तो जो भी आपका मिनिमम खर्चा हो वो भी एसआईसी ऑर्डर्स पास कर सकती है, और वो अधिकारी को अपने जेब से वो पैसे देने हैं। तो ये आरटीआई की अपील हो गई। अब एप्लीकेशंस ले लेते हैं। अब दोस्तों कुछ एप्लीकेशंस, जैसे आरटीआई का पहला एप्लीकेशन है तो जोड़पत्र 3, 4 ये पहला एप्लीकेशन है। आप कहीं भी कोई भी विनती करते हैं, अब इसके अंदर एक अपील और है, वो भी अपील मैं बताता हूँ, और एप्लीकेशंस भी आ जाएंगे उसके अंदर। अब जैसे कोई सोसाइटी में आप मेंबर हैं, मतलब आप मेंबर, लेकिन सोसाइटी आपको मेंबर नहीं मान रही है, ना आपको रजिस्टर्ड कर रही है। अब आपके पास रास्ता ये है कि आप एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे सोसाइटी के पास, सोसाइटी को बताएंगे मेरी डॉक्यूमेंट्स है और मेरा अलॉटमेंट लेटर है, ये चीज़ है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लगा के आप पुटअप करेंगे कि भाई मुझे मेंबरशिप बनाया जाए, आपका जो भी नेसेसरी मिनिमम चार्जेस है सोसाइटी के वो मैं भरने के लिए तैयार हूँ। सोसाइटी ने अगर उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया या कोई आपको रिएक्शन नहीं किया, कोई इन्फॉर्मेशन मतलब कोई रिप्लाई नहीं दिया, तब आप 15 दिन के बाद फिर वापस एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे। 1 महीने के बाद फिर एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे, लेकिन इस बार एप्लीकेशन जो फाइल करेंगे उसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार AR मतलब असिस्टेंट रजिस्ट्रार के कार्यालय में भी आप देंगे, और उनको अवगत कराएंगे कि भैया मैंने पहले भी एप्लीकेशन दिया लेकिन आप मेरे एप्लीकेशन में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, मेरे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं और मेरे जो भी मेंबरशिप है मेरी तुरंत क्लियर की जाए। अब उसके बाद भी 15 दिन तक अगर सोसाइटी ने आपको कोई भी रिस्पांस नहीं दिया तो आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार AR डिपार्टमेंट में महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट 1960 के सेक्शन 22 और 23 के आधार पे वहाँ पे अपील फाइल करिए,
और उसमें बताया कि भाई मेरे पास ये डॉक्टर, फिर भी सोसाइटी के लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और वहाँ पे मुझे मेंबर नहीं बना रहे हैं, तो कृपया मुझे मेंबर बनाने की कृपा करें। अब ये जब अपील जाएगी तो वहाँ पे आपकी सुनवाई लगेगी, और सुनवाई के बाद एआर डिपार्टमेंट से आपको वहाँ का मेंबर बनाया जाएगा और ऑर्डर पास किया जाएगा कि इनको हमने ऑलरेडी मेंबर बना दिया है, इनके डॉक्यूमेंट क्लियर है, और आप इनका जो भी नाम है शेयर सर्टिफिकेट नॉमिनेशन पे इनका नाम दर्ज करें और उसका रिपोर्ट हमको डिपार्टमेंट में दें। समझिए वहाँ पे आप मेंबरशिप आपकी मिल चुकी है बाय एआर के डिपार्टमेंट की। तो ये चीज़ को आपको समझिए। अब इसमें तो दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर सोसाइटी ने एप्लीकेशन नहीं लिया, डिस्पैच नहीं लिया, तो आप बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट से भेजिए, रजिस्टर्ड एडी कीजिए, और उसके बाद जब आपकी हियरिंग लगेगी तो उनको बताइए एआर डिपार्टमेंट ने कि भाई सोसाइटी वहाँ पे लेटर भी नहीं लेती है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई है, क्योंकि कोई भी सोसाइटी है वो किसी भी लेटर्स, एप्लीकेशंस या कंप्लेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकती, उसको लेना ही पड़ेगा। और लेने के बाद उनका रूल है कि उनका जो इनवर्ड रजिस्टर्ड है, आवक नोंदवई है रजिस्टर्ड, उसके अंदर एंट्री करेंगे कि आज के दिन में इनका ये पत्र मिला है, और फिर उस पत्र को मैनेजिंग कमेटी के सामने रखना पड़ेगा, जो प्रबंधक कमेटी है, समिति है, उसके सामने रखना पड़ेगा। अब प्रबंधक समिति उस पर डिसाइड करेगी कि भाई ये छोटा अगर मामूली मैटर है तो प्रबंधक समिति अपने लेवल पे उस चीज़ का निपटारा करेगी, या अगर वो बड़ा मैटर है तो उसके लिए एसजीएम लेना पड़ेगा, स्पेशल जनरल मीटिंग। अब स्पेशल जनरल मीटिंग और एजीएम के बारे में मैं दूसरी वीडियोस में बताऊंगा कि एक्चुअली में है क्या, ये क्यों लिए जाते हैं, तो वो चीज़ आएगी। वो अगर नहीं करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस है अपील अंडर सेक्शन 22 और 23 ऑफ MCS एक्ट, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ को आपको समझनी पड़ेगी, इन चीज़ों को आपको समझनी पड़ेगी। अब कंप्लेंट्स हैं। अब कंप्लेंट्स के बारे में पहले कंप्लेंट करें, जो भी कंप्लेंट आप करते हैं उसको प्रॉपर आप समझ लीजिए किस डिपार्टमेंट के हैं, उस डिपार्टमेंट के लिए करिए। जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करिए, एआर का है तो एआर में करिए, और यदि डिप्टी कलेक्टर इसारे का है वहाँ पे करिए। मतलब जो डिपार्टमेंट है कंपनी अथॉरिटी का तो कंपनी अथॉरिटी के पास करिए। यदि डिपार्टमेंट आपके साथ गलत करता है तो आप डायरेक्ट कंप्लेंट बनाइए सीईओ एसआरए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसआरए के नाम पे बनाइए कि भाई आपके अधिकारी मेरे साथ गलत कर रहे हैं, और क्या गलत कर रहे हैं उसके एविडेंस लगाइए। हर कंप्लेंट में आप जो कंप्लेंट डालते हैं उसमें एविडेंस होना जरूरी है। आप मात्र कंप्लेंट डाल देंगे और कंप्लेंट में अगर आपको फैक्ट नहीं निकला तो अधिकारी आपको लेटर देंगे, भाई आपके कंप्लेंट में कोई फैक्ट नज़र नहीं आ रहा है, जिसके कारण क्या होगा, सेकेंड टाइम अगर कंप्लेंट करते हो तो अधिकारी आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं कि भाई आप समय बर्बाद कर रहे हो, बिना मतलब का बेवजह आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हो। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए, जिसे कंप्लेंट आप करते हैं तो आपके लिए भी हानिकारक होगा तब जब आप बेवजह कंप्लेंट करेंगे। कंप्लेंट में फैक्ट होना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि क्या चीज़ गलत हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। इस चीज़ को आपको उसमें डालना पड़ेगा, आपके उसको बताने पड़ेगी कि भैया आपके कानून क्या है, आप सर्कुलर्स लगाइए कि भैया आपका ये सर्कुलर्स है, इस सर्कुलर के हिसाब से आपका काम नहीं हुआ है, आप चैलेंज करिए उस चीज़ को। तो कंप्लेंट्स के मायने होते हैं, अदरवाइज़ कंप्लेंट को अधिकारी वैसे तो कोई रिप्लाई देते ही नहीं है। तो रिप्लाई अभी बहुत से दर्शकों का मुझे फ़ोन भी आता है, कमेंट्स भी करते, सर वो मैंने एक एप्लीकेशन फाइल किया हूँ लेकिन मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। सर रिप्लाई ऐसे नहीं आता है, ये अधिकारी जो बैठे हमारे रिश्तेदार नहीं है, आपको वहाँ भागना पड़ेगा, उसके और फॉलोअप करना पड़ेगा, तब आपको रिस्पांस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब हम लोगों की बात क्या है कि हम लोगों को वहाँ पे फेस वैल्यू है, क्योंकि हम प्रॉपर वहाँ जाते थे। अब मुझे पूरा एसआरए नहीं जानता है, ये भी आप ध्यान समझिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे हर अधिकारी जानता है, लेकिन मेरे जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने जो डिपार्टमेंट है वो मुझे जानते हैं, इसलिए जानते हैं कि मेरा आना जाना है। जब आप लगातार किसी अधिकारी के पास हर हफ्ते में जाएंगे तो भाई धीरे धीरे वो फेस वैल्यू हो जाता है, वो अधिकारी आपको नाम से जानते हैं।
तब आप बोलेंगे ना सर मैंने दिया हूँ, ज़रा मुझे रिप्लाई तो दे दीजिए, तब आपको रिप्लाई आने चालू होंगे। और हम लोगों का डिपार्टमेंट में पता है कि भाई इनको अगर हम रिप्लाई नहीं देते तो भैया रिप्लाई रुकेंगे नहीं या मेरा कंप्लेंट आगे करेंगे, तो ये फर्क पड़ता है। इसके वजह से ये चीज़ होती है, इसलिए रिप्लाईज आते हैं। क्योंकि भय बिन होए न प्रीत, बिना डर के कोई भी आदमी मानता नहीं है। जैसे अधिकारी हमको डर दिखाते हैं, वैसे हमें भी उनको कानून का डर दिखाना है। हमें कानून का डर दिखाना है। कानून क्या है? अब आप लोगों को एक चीज़ और मैंने बताया कि आरटीआई के बाद आपको फॉलोअप करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए आरटीआई डाल के। लेकिन मात्र दिन याद रखिए कि आपका 30 दिन कब खत्म हो रहा है। 30 दिन के बाद अपील फाइल कर दीजिए, तब देखिए उसके बाद दूसरी आरटीआई डालेंगे ना तो आपको 30 दिन नहीं 20 दिन के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा। ये बात जब अगर आप अपील फाइल करते हो तो, क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी कानून बने हैं उसमें कहीं भी आपको अधिकार होने के बावजूद मिलता नहीं है। लेकिन आरटीआई एक ऐसा कानून है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक सेंट्रल राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक केंद्रीय सूचना का अधिकार, वो आपको आपका अधिकार देता है। अगर प्रॉपर ढंग से आप उसके ऊपर स्टडी करें, आरटीआई को समझे, तो आरटीआई अधिकारियों के लिए बहुत डेंजर एक्ट है। ये भी आप समझिए। पेनल्टी है, कंपेंसेशंस है, बहुत कुछ है। ये मत समझिए कि मात्र एक्ट बना है, इम्प्लीमेंट हुआ है, हम उस चीज़ में चलते आए हैं। आज के टाइम पे क्या होता है कि जो ये अधिकारी है ये आपको रिप्लाई एक ही चीज़ देंगे, क्या? आपण मागितलेली माहिती आमच्या अभिलेखात दिसून येत नाही, बस। या तो फिर दूसरी, आपण मागितली माहिती या दिवशी आपण याय आमचे दप्तर तपासून आपल्याला हवी माहिती घेऊन जावी। तो इंस्पेक्शन का विषय कब आता है? इंस्पेक्शन का विषय तब आएगा जब आपने प्रकृति से परे बड़ी मात्रा में जब आपने आरटीआई इंफॉर्मेशन मांगा, सूचना मांगा, तब आएगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लंबे लंबे आरटीआई बनाते हैं, 10-10 पॉइंट डाल देते हैं। दोस्तों आरटीआई का रूल है 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 150 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए आरटीआई में खाली 1 या 2 पॉइंट डालिए, 2 पॉइंट के अंदर आप आरटीआई मांगिए, ताकि अधिकारी को भी आसानी हो कि आपको सूचना उपलब्ध करा सके और आपको भी सहज हो कि आप तक सूचना पहुंच सके। तो इस चीज़ को आपको भी समझना चाहिए। मैंने बहुत सारे आरटीआई देखे हैं, पूरा पेज भर देते, ये चाहिए ये चीज़, नहीं, ऐसे मत करिए। आपको वहाँ पे चाहे तो एप्लीकेशन वो रिजेक्ट कर सकते हैं कि भाई मैं आपको सिर्फ 2 पॉइंट दे दूंगा, बाकी पॉइंट के लिए आप अलग आरटीआई कीजिए, क्योंकि आरटीआई रूल के हिसाब से आप भारी मात्रा में शब्द नहीं यूज़ कर सकते। 150 शब्द है, 150 वर्ड्स, तो ये भी आप ध्यान रखिए। तो उसको समझिए। और यदि आपने कोई भी एप्लीकेशन फाइल किया है, कंप्लेंट्स फाइल किया है, तो आप 1 महीने के बाद एक आरटीआई डालिए। उस आरटीआई में लिखिए कि इस तारीख को मैंने ये कंप्लेंट फाइल की थी, और आरटीआई डालने के पहले उसका मोमेंट ले लीजिए कि वो कंप्लेंट किस नंबर से, कौन से इनवर्ड नंबर से इनके पास पहुंची है और किस डेट को पहुंची है। तो उसमें मेंशन करिए कि इनवर्ड नंबर ये है, ये डेट का आपके पास पहुंची है, तो इसके ऊपर आज तक आपने जो भी कार्रवाई की है उसकी मुझे कॉपी दीजिए। जब आप एक चीज मांगेंगे तब अधिकारी को हलचल होगी कि भैया इस पे तो मैंने कार्रवाई किया है, नहीं, वो जवाब क्या दूं। अब वो आपको लिख के देंगे कि भैया हमारे कार्यालय में सूचना उपलब्ध नहीं। आप अपील फाइल कीजिए कि सूचना उपलब्ध नहीं, ये वर्ड यूज नहीं कर सकते एक अधिकारी। अगर सूचना उपलब्ध नहीं है तो उसका रीजन देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 8 में कि भाई सूचना उपलब्ध क्यों नहीं है।
क्या कहीं आपने उस सूचना को खुद नष्ट कर दिया है या छुपा दिया है या किसी और डिपार्टमेंट में गई है? मुझे रीजन बताइए क्यों नहीं है। अगर सरकारी काम अगर हुआ है तो वहाँ पे सूचना मैंडेटरी होना ही चाहिए। तो ये अधिकारी उस चीज़ से भाग नहीं सकते, उनको बताना पड़ेगा। अभी कल मेरा मैटर है, यानी कल मतलब आज आप वीडियो देख रहे हैं तो आज मेरा 2 बजे हियरिंग है, जिसके अंदर मुझे अधिकारी ने वही चीज़ दिया है कि हमारे पास सूचना उपलब्ध नहीं है, अभिलेखात दिसून येत नाही। मैंने उस पर अपील फाइल किया। आज मेरी हियरिंग है, आज उस हियरिंग में मैं उस चीज़ को बताऊंगा कि भैया ये सेक्शन 7-8 में मुझे रीजन दीजिए ना, सूचना क्यों उपलब्ध नहीं है। जब आपके डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एक्टिविटी हुई है तो सूचना क्यों नहीं है। तो उस विषय में कल मेरा मैटर है, कल मेरा वहाँ वो आर्ग्यूमेंट यही रहेगा और उसके अंदर मैं एविडेंस पेश करूँगा। किसका? मंत्रालय का और सूचना आयोग का, कि जिन्होंने कहा है कि सेक्शन 7-8 में आपको कारण बताना है कि भाई सूचना क्यों उपलब्ध नहीं है। तो इस चीज़ को आप समझिए और आप भी इस चीज़ को याद रखिए कि धारा 7 उपधारा 8 के अधीन सूचना उपलब्ध नहीं है, इसका कारण बताना पड़ेगा अधिकारी को। अधिकारी ऐसे ही नहीं छूट सकता है कि भाई ऐसे तो अगर ये चीज़ को मान्य कर दिया जाए तो हर अधिकारी यही रिप्लाई देगा भाई सूचना उपलब्ध है। तो आरटीआई का मीनिंग क्या हुआ? फिर अधिकार कहाँ? ये चीज़। दूसरी चीज़, कोई भी आरटीआई में अधिकारी अपीलेट अथॉरिटी हो या सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी हो या पब्लिक इंफॉर्मेशन, कोई भी आपको ये पूछ नहीं सकता कि आपको सूचना क्यों चाहिए। आपको सूचना क्यों चाहिए ये पूछने का अधिकार किसी को नहीं है। यदि सूचना कॉन्फिडेंशियल है तो आप रीजन दीजिए कॉन्फिडेंशियल क्यों है। अगर सूचना थर्ड व्यक्ति से रिलेटेड है तो उसमें 5 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, 10 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, मतलब 30 दिन के बदले 40 दिन दिए जाते हैं। उस अधिकारी के पास अगर वो अधिकारी आपको 30 दिन में रिप्लाई देता है कि भैया ये त्रस्त व्यक्ति की मतलब पर व्यक्ति की थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, तो आप तुरंत अपील फाइल कीजिए कि भाई आपके पास तो 40 दिन दिए थे, तो क्या आपने जो व्यक्ति के नाम से था जिसे आप थर्ड पर्सन बोल रहे हैं, क्या आपने उनको लेटर देके पूछा है कि भैया इन्फॉर्मेशन दूं या नहीं दूं? और अगर मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दूं तो क्यों नहीं दूं, इसका रीजन बताना पड़ेगा उनको, थर्ड पर्सन को। तो इस चीज़ को समझिए, ये चीज़ जानने लायक है और ये चीज़ें कोई बताता नहीं है। थर्ड पर्सन को भी बताना पड़ता है कि भैया ये सूचना अगर मेरी प्रकट हो गई तो मुझे क्या तकलीफ है, क्योंकि रूल के हिसाब से जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके हिसाब से, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से, जो भी व्यक्ति अगर कोई डिपार्टमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करता है तो पब्लिक डोमेन में आता है, वो कॉन्फिडेंशियल नहीं होता है। इस चीज़ को पहले मान के चलिए। हाँ, वो अलग बात है, किसी की बैंक अकाउंट है, किसी का पैन कार्ड है, तो वो अलग चीज़ें हैं, वो उनकी प्राइवेसी है और वो चीज़ तो भाई सरकार खुद ही बोलती किसी को मत दीजिए। तो इस चीज़ को आप समझिए और जो भी अपील्स है उसके बारे में मैंने बताया। अब अपील एजीआरसी हो, हाई पावर कमेटी हो, जीआरसी हो या 35 में हो, इनके फॉर्मेट्स आपको डिपार्टमेंट मिल जाएंगे। आरटीआई की अपील के फॉर्मेट चाहिए, नेट पे उपलब्ध है, आप नेट पे सर्च कीजिए। नेट पे आपको एप्लीकेशन से लेके फर्स्ट अपील का फॉर्मेट भी है, सेकंड अपील का फॉर्मेट भी है, वो चीज़ आपको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ समझते रहिए, ये चीज़ समझिए आप कि यदि आप जानकारी हासिल करेंगे तो आपको कोई भी व्यथित नहीं करेगा। तो जानकारी कहाँ मिलेगी? किताबों में। यदि आप किताब नहीं पढ़ सकते तो देखते रहिए जागो इंडिया जागो। हम हर चीज़ बताएंगे जो आपके फायदे की है, आपके अधिकारों की है। हम गलत चीज़ नहीं बताएंगे कि आप किसी को कैसे
परेशान करें, वो काम हमारा नहीं है। हम सिर्फ आपके अधिकार के लिए बता रहे हैं। जहाँ आपके साथ गलत हो रहा वहाँ आप कैसे करें, आपको न्याय कैसे मिलाना है वो चीज़ देखिए। तो दोस्तों बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ, तो देखते रहिए हमारे वीडियोस कैसी लगी तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।